अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त एक सबसे अहम मामला पाकिस्तान के अंदर एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नाला होना है और उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को पाकिस्तान में मजहबी सियासी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अ, वो मजहबी सियासी जमात है जो अभी तक इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन में तो कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन उनके अमायदीन और उनके अमीर इस वक्त अभी पाबंद सलासल हैं। मामलात उनके साथ क्या चल रहे हैं, हम खुद तो जितना कमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं, नेशनल टीवी पर नहीं बोल सकते, लेकिन जहां हमें बात करना बनती है, वहां हम बात कर रहे हैं। और इस पर सबसे बेहतर राय या बेहतर बात वो शख्स कर सकते हैं जो इस सारे केस को फॉलो कर रहे हैं, यानी वकील दिफा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के वकील दिफा जनाब बुरहान मुअज्जम साहब, पाकिस्तान के मोतबर कानूनदान भी हैं और इस केस को बड़े क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुरहान मुअज्जम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुरहान मुअज्जम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? आपकी उनसे मुलाकात होती है या मुलाकात तक नहीं होने दी जाती? साद साहब से मेरी मुलाकात आज तक सिर्फ एक दफा हुई है और वो था 10 जुलाई 21, जब उन्हें प्रोसीडिंग्स के लिए हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया था। तो कोर्ट रूम में मेरी उनसे कोई 15 मिनट की मुलाकात है। इसके अलावा साद साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनके घर वालों को भी शायद ईद पे उन्होंने को 15 मिनट की इजाज़त दी है, उनके सिर्फ एक भाई को। इसके अलावा किसी को उनसे मिलने की कोई इजाज़त नहीं। बुरहान मुअज्जम साहब, उनकी सेहत के हवाले से आपको लॉकअप से या जेल के ज़राए से मालूमात तो मिलती होंगी। तो वो तमाम उनके फॉलोअर्स या देखने वाले जो सुन रहे हैं, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है उनकी सेहत के हवाले से, सबसे पहले तो वो शेयर कीजिए, बाद में आपके साथ केस की प्रोसीडिंग पे बात होती है। जमील साहब, सूरत हाल ये है कि मुझे करीब 20 साल हो गए और क्रिमिनल साइड पे ही मैंने सारी प्रैक्टिस की। मेरा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो हीनियस ऑफेंसेस में, मर्डर्स वगैरह में है। हुँ, हुँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना हौसले वाला बंदा नहीं देखा। हुँ, हुँ, मेरी 15 मिनट की उनसे मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया कि घबराना तो दरकिनार, वो इतने हौसले में थे कि वो मुझे कह रहे थे कि आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने सिर्फ लीगल अपनी ओपिनियन खुद डेवलप करनी है और ये ना सोचिएगा कि मैं जेल में हूं, आई कैन फाइट फॉर ईयर्स। मैंने उनसे उस वक्त पूछा, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो उनकी सेहत के हवाले से आपने पूछा, वो मैं पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत हौसले में हैं। बल्कि मुझे तो ये तक पता चला कि वो जो कोई साहब कभी मिलने की कोशिश करते हैं या किसी जरिए से उनका राब्ता हो जाए, तो वो बाहर वालों को हौसला देते हैं कि हौसले से चट्टान की तरह डटे खड़े रहो। दूसरी बात यह है कि मैंने उनसे, जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ महसूस करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे बाकी तो सब ठीक है, इन्होंने मुझे कैद में रखा हुआ है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे घर का खाना नहीं पहुंचने देते, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राइट। सहूलियात से बहुत दूर रखा गया है। एक तो ये उनकी सेहत के हवाले से हो गया। अब मैं आ जाता हूँ पुलिस के रवैये के हवाले से और जेल इंतज़ामिया के रवैये के हवाले से। ज़ाहिर है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं इस केस के, तो आपको ज़्यादा पता होगा। आप खुद नहीं मिल पा रहे, आपकी आखिरी मुलाकात जुलाई में हुई, लेकिन इसके बावजूद आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि जेल इंतज़ामिया का, पुलिस का और सूबाई हुकूमत का डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एटीट्यूड या बिहेवियर कैसा है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ? सर, मैं अगर इसे वन लाइनर कहूं जमील साहब, तो मैं ये कहूंगा कि दे आर पुटिंग देयर लास्ट एफर्ट, के उन्होंने साथ साहब को बाहर नहीं निकलने देना। जितना जोर उनके पास अवेलेबल है, वो हुँ, तमाम का तमाम जोर लगाए हुए हैं। हुँ, उनके प्रोसिक्यूटर्स क्या, उनकी एजेंसीज क्या, उनके मामलात क्या, वो सुबह से शाम तक उनका एक बात पर ही फोकस है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि साथ साथ कहीं रिलीज हो जाए। और दूसरी हुँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसी से अंदाजा कर लीजिए। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, इन्होंने साथ साहब को 90 डेज के लिए डिटेन किया। हुँ, हुँ, जब हमें पता चला कि साथ साहब को फर्दर 90 डेज के लिए एंटी टेररिज्म लॉज में डिटेन कर दिया है,
तो तारीख थी 10 जुलाई 2021। विद इन 3 to 4 days हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, जो होम डिपार्टमेंट के सामने गई। आज 2.5 माह गुजर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं आया। हमने 20 दिन इंतजार किया कि रिप्रेजेंटेशन का फैसला कर दें, उसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं। हमने 5 अगस्त को हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दी। ठीक। जजेस ने अपना टोटल जोर लगा लिया है, और जो प्रोसिक्यूशन है या जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है, उसकी एक ही कोशिश है कि आज नहीं कल परसों तरसों करके इसको लिंगर ऑन करते जाएं। और आज हम इस कंडीशन में आ खड़े हुए हैं कि साद साहब की 90 डेज की डिटेंशन सिर्फ 14 दिन बाकी रह गई है। यानी वो 2.5 माह बगैर किसी पिटीशन के डिसीजन के ही गुजार गए। इससे अंदाजा कर लीजिए कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले कर रही है। राइट। अच्छा, अब आप माशाल्लाह मुल्क के मायनाज वकील भी हैं, आप मुल्क के मोतबर कानूनदान भी हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है इस केस के अंदर दम कितना है साद साहब के अगेंस्ट, कि वो केस वाकयातन इतना दम वाला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट लिंगर ऑन करवा रही है, या मौजूदा अदलिया की जानिब से चीजें डिले हो रही हैं, इस केस में इतना दमखम है? जमील देखिए, 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको अपनी ओपिनियन दे दूं। मैं बेहतर समझता हूं कि मैं अपनी ओपिनियन की बजाय आपको इस केस के अगर फैक्ट्स 2-3 मिनट में बता दूं, तो आपको ज्यादा आसानी से पता चलेगा कि हो क्या रहा है। प्लीज। इन्होंने साद साहब को 12 अप्रैल को डिटेन कर दिया फॉर 30 डेज। 30 डेज एक्सपायर हुए तो इन्होंने दोबारा 30 डेज के लिए कर दिया। फिर तीसरा नोटिफिकेशन आया जिसपे फर्दर 30 डेज थे। अब यहाँ लॉ ने इन पे एक एम्बार्गो लगा दिया, लॉ ने इन पे एक पाबंदी लगा दी। इन पे वो पाबंदी ये थी कि गवर्नमेंट के पास जो इख्तियार था वो था 90 डेज तक, आपने वो यूज कर लिया। अब अगर आप 90 डेज से 91st डे में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको अपना केस 3 जजेस को सुनवाना पड़ेगा। आप अपना जाकर मौकफ 3 जजों को बताएं कि ये साहब हैं, ये इन पे इल्जामात हैं और हम इन्हें खतरा समझते हैं, तो हम इन्हें अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने इन टर्म्स ऑफ दैट लॉ इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया, जो 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट ने सुना। उस ट्रिब्यूनल के उस वो उसे कहते हैं प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड। ठीक है। उसके सरबराह थे जस्टिस मलिक शहजाद खान साहब और सदाकत अली खान साहब, और आलिया नीलम जो थे, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मोहतरमा, वो उसके ऑनरेबल मेंबर्स थे। 2 जुलाई को ये 8 एलिगेशंस लगाते हैं कि जी ये हमारे पास 8 इल्जामात हैं। हम इन 8 इल्जामात की वजह से समझते हैं कि साद रिजवी साहब को डिटेन करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड ने इनको सुना, डिटेल से सुना, और अपना जो ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने इनके 8 के 8 ग्राउंड्स को एक एक करके लिखा, उसकी रीजनिंग लिखी और इनका जो रेफरेंस था उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 8 ग्राउंड में किसी एक में भी इतना सब्सटेंस नहीं है, किसी एक में भी इतनी जान नहीं है कि उसमें उसको हम वजह बना सकें कि हम किसी शख्स की आजादी छीनकर उसे अंदर रख सकें। ये सर 2/7/21 को फैसला आ जाता है। ठीक है। जो थर्ड डिटेंशन ऑर्डर था इनका फॉर 30 डेज, वो एक्सपायर हो रहा था 10/7 को, 10 जुलाई को। यानी वो दिन तो गुजारने थे, इन्होंने वो 7 दिन गुजारे और 10 जुलाई को बजाय इसके, अच्छा उस रेफरेंस का कंक्लूजन ये था कि 3 मेंबर बेंच ने कहा रेफरेंस में कि साद रिजवी साहब को 4th विद रिलीज कर दिया जाए। अच्छा। इन्होंने 10 तारीख को बजाय इसके कि उन्हें रिलीज करते, इन्होंने एंटी टेररिज्म लॉज को अप्लाई करके उन्हीं 8 ग्राउंडों में से 5 ग्राउंडें उठाकर साद साहब को दोबारा डिटेन कर दिया फॉर 90 डेज। दोबारा डिटेन कर दिया। दोबारा डिटेन कर दिया। अब मेरा पॉइंट ये है कि हम यही अपनी पिटीशन लेकर एक दफा फिर हाई कोर्ट के पास गए हैं कि जब 3 ऑनरेबल मेंबर्स ने, जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, जो प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड है, उन्होंने उन तमाम 8 की 8 ग्राउंड्स को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उसी ग्राउंड पर दोबारा किसी को कैसे डिटेन कर सकते हैं?
अंडर सम अदर लॉ। यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। मैंने इसलिए आपको ये सारी डिटेल दी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। और हाई कोर्ट के 3 जजेस कह चुके हैं कि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, बल्कि उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो मैलाफाइडली एक्ट कर रही है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर साद रिजवी साहब को आप प्रोटेस्ट करने पर या सिट इन करने पर या एहतजाज का मार्च की कॉल देने पर पकड़ रहे हैं तो क्या आपने माजी में उन तमाम जमातों के सरबराहों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की है जो पहले सिट इन करते रहे, जिन्होंने पहले रैलीज निकाली? बल्कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में इतना बड़ा सिट इन किया, 128 दिन हुक्मरान जमात खुद सिट इन में रही। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, अगर आपने उन्हें प्रोस्क्राइब कर दिया है, अगर आपने उन्हें कालेदम करार दे दिया है, तो आप इनको भी कर दें। लेकिन अगर आप उनको नहीं करते और इनके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहते हैं तो फिर आप मैलाफाइड हैं। मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा और मैं समझता हूं कि उस कॉपी का एक एक लफ्ज जो है वो हाई कोर्ट का व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर करके रख देता है। उस सब को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि जो जो मुझे लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट जी प्लीज सर। प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। आप बोले कंप्लीट कर लें। मैं ये चाह रहा था कहना कि उस तमाम को देखते हुए मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि साद साहब के पास एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग केस है और सिर्फ केस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये समझते हैं कि शायद ये कोर्ट को कन्विंस ना कर सकें, जिस वजह से ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है और इसको मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। अब अगला पॉइंट जो आपने कलदम का लफ्ज इस्तेमाल किया, आप तो माशाल्लाह कानून को बड़ा क्लोजली देखते हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 17 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल रिलीजियस जो पार्टीज हैं उनके कैरेक्टर को देखता हूँ, तो फिर मेरी अब तारीख की जो स्टडी है उसके मुताबिक शायद ये पहला केस है कि जिसमें वफाकी काबीना एक जमात को कलदम करार दे देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी तक वो कॉन्टेस्ट कर रही है। तो जो लफ्ज कलदम है ये ऑन ग्राउंड्स वफाकी काबीना के किए जाने के बाद तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाकईतन क्या हम ऐसी जमात को कलदम कह सकते हैं जो अभी तक इलेक्शंस के जरिए कॉन्टेस्ट भी कर रही हो? सर, दो चीजों को हमें लॉ क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगा आपसे, मैं लॉ पे बात करूंगा। लॉ में आपको दो चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक है एंटी टेररिज्म लॉ। एंटी टेररिज्म को जैसे आप दहशतगर्दी एक्ट बोलते हैं, एंटी टेररिज्म लॉज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोस्क्राइब करने का लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। आप किसी को अगर ये समझें कि वो दहशतगर्द हैं, वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या उनका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक है, वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या आखिरी कंडीशन ये है कि यूएनओ कह दे, यूनाइटेड नेशंस कह दे कि इसके मुतालिक हमें खदशात हैं कि दे आर इन्वॉल्व। ये हैं कंडीशंस जिनमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने उस कानून का इस्तेमाल करके टीएलपी को प्रोस्क्राइब कर दिया। अब सर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है और आपने उसे एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी प्रोस्क्राइब करना है, तो फिर आपको ये सारी ग्राउंड्स और अपनी रीजंस लिखकर उसे इलेक्शन कमीशन को भेजना है जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाय लॉ बाउंड है। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है ना 17 का, इलेक्शन लॉस, उसमें ये कैटेगराइज करके लिखा है कि अगर कभी इस तरह का कोई एलिमेंट आएगा तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो विद इन 15 वर्किंग डेज उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर बाकायदा हियरिंग करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर दे कि हाँ गवर्नमेंट जो कह रहा है ये दुरुस्त कह रहा है, तो फिर आप उसे प्रिस्क्राइब कर दें, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कर नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जब टीएलपी को प्रोस्क्राइब कर दिया तो इन्होंने एक रेफरेंस भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इनको हमने प्रोस्क्राइब किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर लिखा
कि भाई आपने मुझे ये इन टाइम भेजना था, मैं तो आपके प्रोस्क्राइब करने के सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता था। आप मुझे भेज ठीक रहे हैं 2 महीने बाद, तो मैं ठीक तो इसे ठीक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भेज नहीं सकता, लिहाजा मैं इसे प्रोस्क्राइब भी नहीं कर सकता। हम्म। लिहाजा तो सर वो एज तो लकूना तो खुद भेजने वालों ने छोड़ दिया ना जी 15 भेजने दिन वालों ने के। छोड़ा, भेजने वालों ने छोड़ा, बिल्कुल भेजने वालों ने छोड़ा। और ये नहीं है कि सर उनको लॉ का पता नहीं है, उन्हें हम्म, बिल्कुल लॉ का पता था। हम्म, उन्होंने अवॉइड किया हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। राइट राइट, क्योंकि अगर सुप्रीम। हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट होती तो हाँ डेफिनेट कोर्ट का एक वर्डिक्ट आना था, और वो हाँ। कोर्ट का वर्डिक्ट उनको पता था कि उनकी फेवर में नहीं होना। वो इस चक्कर में वो इस चीज को भी लिंगर ऑन कर रहे हैं और इधर उनकी हेयरिंग्स को भी लिंगर ऑन करा रहे हैं ताकि वो अंदर ही रहे, उनको छोड़ना नहीं है। जो मैं आपकी पूरी बात समझ पाया हूं अभी सर आप दुरुस्त समझ रहे हैं। तक। एब्सोल्युटली फाइन। जनाब बुरहान मौजम साहब, पाकिस्तान के मायनाज वकील, और माशाल्लाह से इस केस को इसकी पैरवी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। हाफिज साद साहब के हवाले से इन्होंने हमसे बातचीत की है। बुरहान साहब, आपकी बातों से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई हैं, और मैं चाहूंगा कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन अपने टीवी प्रोग्राम में भी बहुत जल्द शेयर करूंगा। आपको पता ही है प्रोग्राम पे 10 बजे का प्राइम टाइम शो कर रहा होता हूँ बोल टेलीविजन पे। तो आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड अबाउट दिस, और इंशाल्लाह आपको हम अपने शो का भी हिस्सा बनाते रहेंगे। बुरहान सर मौसम साहब, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।